नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगीड़ आपका एनकेएस बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जो लैब असिस्टेंट का हमारा सिलेबस है वो मैं पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। यहां पर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट सेकेंड इसका जो रहेगा वो है हमारा जेनेटिक्स से स्टार्ट करेंगे। जो हमारे सिलेबस में एग्जामिनर ने जो सिलेबस दिया है लैब असिस्टेंट का, उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक्स वाला पोर्शन लेंगे और उसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग मेंडल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड मेंडल ने जो टर्मिनोलॉजी यूज करी थी या जेनेटिक्स के लिए उसकी बात करेंगे। बाकी सेकेंड पार्ट में हम डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर हमें यहाँ पर दिया हुआ है जो सिलेबस, एक बार रीड आउट करते हैं कि जेनेटिक्स मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं, लेकिन हम मेंडल्स के लॉ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ दिया हुआ है टर्मिनोलॉजी, तो हमें टर्मिनोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। तो मेंडल्स के लॉ से पहले हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि सिंपल टर्मिनोलॉजी क्या होती है। देन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, आरएनए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हेरिडिटी, अनुवांशिकी। ठीक है, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? वंशानुगति का आणविक आधार, कि भाई वंशानुगति जो होती है वो मॉलिक्यूलर बेसिस पर होती है। गुणसूत्र की संरचना, मनुष्य में लिंग निर्धारण व अनुवांशिक विकार जिसे हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, इनके बारे में हमें पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम जेनेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि जेनेटिक्स है क्या। अनुवांशिक विज्ञान में वंशानुगति तथा विभिन्नताओं का दोनों का जो अध्ययन किया जाता है, अध्ययन होता है किसमें? जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स के अंदर हम हेरिडिटी, अनुवांशिकी, और विभिन्नताएं जिनको हम वेरिएशन कहते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो ये होती क्या है? देखो यहाँ पर ये मानव है, मानव का शरीर बना होता है कोशिकाओं से। कोशिकाओं के अंदर होता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर होते हैं गुणसूत्र, ये रहे गुणसूत्र, गुणसूत्र के ऊपर होते हैं जीन, और जीन क्या रखते हैं? इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो डीएनए के फ्रेगमेंट ही क्या कहलाते हैं? जीन। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही हमारा क्या है? जीन। लेकिन पूरा डीएनए नहीं है, कुछ डीएनए जो इंफॉर्मेशन रखता है उसे हम जीन कहते हैं। तो हमें जीन के बारे में पता चला। दूसरा, वंशानुगति या हेरिडिटी क्या है? वंशानुगति वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। मतलब ये पेरेंट है, पेरेंट से जो कैरेक्टर किस में जा रहे हैं? प्रोजेनी में, उसे बोलते हैं वंशानुगति। लेकिन ये जो प्रोजेनी है ये डिट्टो पेरेंट्स के जैसी नहीं होती, इसमें कुछ वेरिएशन होते हैं, इसे हम विविधता या क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था को हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन कहते हैं। अब यदि बात करें तो अनुवांशिकी में कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला तो है अपना जे.जी. मेंडल, जिसे अनुवांशिकी के जनक या फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। डब्ल्यू. बैटसन, जिसे हम आधुनिक अनुवांशिकी, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर कहते हैं, और इन्होंने अनुवांशिक शब्द दिया था। जेनेटिक्स टर्म्स किसने दी थी? याद रखना, बैटसन ने दी, ऐसे दी थी बैटसन ने। मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के ऊपर काम किया, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर बोलते हैं। और मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर बहुत सारे प्रयोग किए। किस पर किए थे? ड्रोसोफिला, जो क्या है? फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। तो अपना स्टार्ट करते हैं यहां पर टर्मिनोलॉजी से। अनुवांशिक से संबंधित कुछ परिभाषिक शब्द, सम जेनेटिक टर्मिनोलॉजी। सबसे पहले तो फैक्टर की बात करते हैं कि कारक क्या होते हैं। ये फैक्टर टर्म्स कहां से आई थी? जॉनसन ने। देखो, वंशानुगति की इकाई जो किसी भी लक्षण को प्रकट करती है, किसी भी कैरेक्टर को प्रकट करने के लिए तथा उसकी वंशानुगति के लिए जिम्मेदार होती हैं, उसे हम कारक बोलते हैं। जॉनसन ने कारकों को जीन और मेंडल ने एलिमेंट कहा था। मेंडल ने इसे क्या कहा था? एलिमेंट कहा था बेटा, याद रखना। एंड कारकों को दर्शाने के लिए संकेतों का प्रयोग मॉर्गन ने किया। प्रभावी कारकों को बड़े अक्षरों से और अप्रभावी कारकों को छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो ये अप्रभावी होते हैं, और कैपिटल टी क्या है? प्रभावी। युग्म विकल्पी या एलील की परिभाषा, यह शब्द बैटसन ने दिया किसी जीन के एकांतरित स्वरूप को समजात गुणसूत्रों पर समान स्थल पर पाए जाते हैं, एलील कहलाते हैं। याद रखना डेफिनेशन, किसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म, एकांतरित स्वरूप जो कि समजात होमोलोगस गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। याद रखना, होमोलोगस गुणसूत्रों पर समान स्थल पर पाए जाते हैं, उसे हम एलील कहते हैं। ये डेफिनेशन याद रखना, ये पूछी जाती है।
जैसे कि ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है और सेम पोजीशन पर जीन प्रेजेंट है, जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है, कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, एंड स्मॉल टी भी हो सकता है. Alternative form of gene present at a homologous chromosome and a same place is known as a alleles. ठीक है, जीन की एकांतरित स्वरूप जो समजात गुणसूत्रों पर और समान जगह पर समान स्थल पर पाए जाते हैं उसे हम एलील कहते हैं. दूसरा, समयुग्मजी या होमोजाइगस क्या होते हैं? समान लक्षणों के कारक वाले दो युग्मकों में संयुग्मन से बना युग्मनज समयुग्मनज कहलाता है तथा ऐसे युग्मनज के परिवर्धन से बना जीव समयुग्मजी कहलाता है. क्या बोल रहा है? ये समान लक्षण वाले दो कारक युग्मकों के समान लक्षण, जैसे कि ये कैपिटल टी ले लिया और कैपिटल टी ले लिया, इनसे बना जो जाइगोट होगा उसमें क्या होगी? दोनों कैपिटल टी होंगे, तो इसे बोलेंगे समयुग्मजी. विषम युग्मजी, एक ले लिया कारक हमने कैपिटल टी, एक ले लिया हमने स्मॉल टी, इससे बनने वाला जाइगोट में क्या होगी कंडीशन? होमोजाइगस की जगह हेट्रोजाइगस होगा ये. तो यहाँ ये किसको दर्शा रहे हैं? होमोजाइगस को. असमान लक्षण के कारक वाले दो युग्मक, यहां समान लक्षण वाले दो कारक थे, स्वयुग्मन से बना युग्मनज विषम युग्मजी कहलाता है तथा इसके परिवर्तन से बना जीव विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस कहलाता है. समयुग्मजी विषम युग्मजी नाम बैटसन ने दिया. किसने दिया? ये होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस बैटसन ने. अर्धयुग्मजी, किसी भी द्विगुणन सजीव में जोड़ी का केवल एक ही कारक उपस्थित हो तो उसे अर्धयुग्मजी कहा जाता है. जैसे कि नर सदस्य लिंग संलग्न लक्षणों के लिए क्या होते हैं? हेमीजाइगस. जैसे कि यहां पर हमारे पास में एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होते हैं, तो ये क्या है? मेल के जो क्रोमोसोम है वो हेमीजाइगस है. इधर देखिए, डोमिनेंट, एक लक्षण जो स्वतः ही समयुग्मजी साथ ही विषम युग्मजी दोनों में अभिव्यक्त होता है, ऐसा कैरेक्टर जो समयुग्मजी के साथ साथ विषम युग्मजी कंडीशन में भी क्या हो? अभिव्यक्त हो, तो उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं. जैसे मटर के पादप में लंबापन, कैपिटल टी के साथ तो आएगा इसी, लेकिन यहां पर भी लंबापन शो होता है किसमें? कैपिटल टी स्मॉल टी में. तो कैपिटल टी क्या हो गया? हमारा प्रभावी कैरेक्टर हो गया. अप्रभावी कौन सा है? वह लक्षण जो स्वतः केवल समयुग्मजी में ही अभिव्यक्त हो, केवल समयुग्मजी में ही व्यक्त हो. कौन सा वाला? स्मॉल टी. लक्षण प्रारूप, किसी लक्षण का बाहरी या आकार के स्वरूप जो दिखाई देता है लक्षण प्रारूप कहलाता है. जैसे कि लंबापन, बोनापन, ये हमें बाहर से दिख जाते हैं. फ्लावर का कलर कैसा है, ये हमें बाहर से दिख जाते हैं, लक्षण प्रारूप है. सफेद फ्लावर है कि लाल फ्लावर है कि पिंक फ्लावर है. जीन प्रारूप, किसी लक्षण प्रारूप का अनुवांशिक संगठन, याद रखना अनुवांशिक संगठन उसका जीन प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है. लक्षण प्रारूप व जीन प्रारूप शब्द जॉनसन ने दिया था, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है. किसने दिया था? जॉनसन ने. नेक्स्ट इसमें आता है फिनोकॉपी. यदि अलग अलग जीनोटाइप को अलग अलग वातावरण में रखा जाए तो उनके द्वारा एक समान लक्षण प्रारूप प्रकट किया जाए तो आपस में क्या हो जाएंगे? फिनोकॉपी. ये क्या बोल रहा है? अलग अलग जीनोटाइप वाले को अलग अलग वातावरण में रखें और कैरेक्टर एक जैसे देने लग जाए, तो कैरेक्टर एक जैसे देने तो क्या है? कॉपी तो है, लेकिन इसे क्या बोलेंगे? फिनोकॉपी. तो ये भी डेफिनेशन याद रखना, आप लोग पूछ सकते हैं आप लोगों से एग्जाम में. अब हम मेंडल पे चलते हैं. ये टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ ली है. अब मेंडल ने क्या किए थे? मेंडल ने एक कैरेक्टर के लिए यदि बात करें तो मेंडल एक पादरी था, चर्च में काम करता था और उसने मटर के पौधों पर क्या किए थे? एक्सपेरिमेंट किए थे. मटर का पौधा ही क्यों लिया था? क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगी होता है उसका फ्लावर, और उसका जो लाइफ साइकिल है वो छोटा होता है और इजीली वो क्या होता है? ग्रो हो जाता है. और बहुत ज्यादा तो नहीं, इस पे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात की जाए तो बहुत इजीली शो हो जाते हैं. और 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल 14 क्रोमोसोम्स होते हैं. इन सबको ध्यान में रखते हुए मेंडल ने क्या किया? मटर के पौधे का चुनाव किया. देखो इधर, ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से लेकर 1884. मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया देश में प्रांत में सेलिसिया गांव में हुआ था और मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रूनन शहर में रहता था, पादरी का काम करता था. 1856 से 1857 में उन्होंने मटर के पौधे पर आनुवंशिकी के ऐतिहासिक प्रयोग करना शुरू कर दिया था. 56 से 57 तक, याद रखना कब किए थे उसने? 1856 से 57 में मटर पे
क्या किया था, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया था। मटर के पौधे पर उनका प्रयोगात्मक कार्य 1865 तक जारी रहा। कब तक रहा बेटा, ये अप्रोक्सीमेट 10 साल तक करे। कब तक, 56 से लेकर 65 तक, तो ये हमारे हम बोलेंगे कब तक, 10 साल तक। मेंडल की मृत्यु के बाद, उसकी जब डेथ होगी ना 16 साल बाद, उसकी मृत्यु के 16 साल बाद मेंडल की अवधारणाओं की पुनः खोज की गई और खोज 3 वैज्ञानिकों ने अलग अलग कार्य करते हुए अलग अलग जगह पर की। जैसे कि जर्मनी में था कार्ल कोरेंस, हॉलैंड में था हुगो डे व्रीज एंड ऑस्ट्रिया में था वॉन सेकमार्क। ये मक्का पर कार्य कर रहा था और ये इवनिंग प्राइमरोज प्लांट पर कार्य कर रहे थे और ये विभिन्न पुष्पीय पादपों पर कार्य कर रहे थे। तो इन तीनों को नाम आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्या, कार्ल कोरेंस, हुगो डे व्रीज एंड वॉन सेकमार्क ने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उनकी रीडिस्कवरी करी आफ्टर 16 ईयर्स, 16 साल बाद। अब मेंडल ने क्या किया था कि मेंडल ने मटर की 14 ट्रू ब्रीडिंग प्लांट लिए थे, उनकी किस्मों को छाटा और 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों को लिया, 7 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया और इन अन्य लक्षणों के समान थे, इनके लक्षण अन्य लक्षणों के समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। पहला कैरेक्टर लिया उन्होंने तने की लंबाई, तो इसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, एक तो लंबापन एक बोनापन। एक तना छोटा था और एक कैसा था, लंबा था। तो जो लंबा था वो डोमिनेंट था और बोना क्या था, रिसेसिव। फूल का रंग बैंगनी और सफेद, बैंगनी क्या है, डोमिनेंट, सफेद क्या है, रिसेसिव। फूल की स्थिति अक्षीय और टर्मिनल। फली का आकार फूला हुआ और सिकुड़ा। फली का रंग हरा और पीला। बीज का आकार गोल और मुरझाया हुआ। बीज का रंग पीला और हरा। इस तरह से ये क्या थे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे। जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे वो हमने पढ़े हैं, याद रखना है आप लोगों को। तने की ऊंचाई, फूल 2 याद रखना, फूल का रंग और फूल की स्थिति। देन फूल किस में बदलता है, फली में, तो फली का आकार और फली का रंग। और फली किस में बदलती है, बीज में, तो बीज का आकार और बीज का रंग। तो ये आकार रंग स्थिति, तो ये 4 तो याद रह जाएंगे। 4 किससे रिलेटेड हैं, आकार रंग और रंग से। अब ऊंचाई, रंग और फूल की स्थिति, तो ये याद रखने हैं आप लोगों को। अब मेंडल ने कौन सी टेक्निक यूज करी थी, मेंडल ने क्या किया था कि जो मटर का प्लांट है वो बाइसेक्सुअल होता है। अब ये इसमें डिजायर क्या करवाना चाहता था, हाइब्रिडाइजेशन करवाना चाहता, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग पॉलिनेशन करवाना चाहता था। तो इसने क्या किया, देखो मेंडल ने ये जो बाइसेक्सुअल प्लांट लिया, जिसमें यहाँ पर हमारे पास में मेल भी थे और फीमेल भी थे। इसमें ये थे पुंकेसर, इन पुंकेसरों को यहाँ से इसने क्या कर दिया, काट दिया, ये कैंची से काट दिया, ये काट दिया। तो इसने एक तो ले लिया, ये कौन सा है, फीमेल प्लांट। फीमेल प्लांट में से किसको काट दिया इसने, एंथर को। और मेल प्लांट में से किसको हटा दिया इन्होंने, मेल प्लांट, ये है मेल प्लांट, ये दूसरे प्लांट के इसने क्या लिए, पोलन ग्रेन यहाँ ट्रांसफर कराए और इसने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, इससे इसको प्रोजेनी मिली। तो यहाँ पर इसमें बैगिंग टेक्निक एंड इमेस्कुलेशन, मेस्कुलेशन का मतलब क्या था कि इसने डिजायर फ्लावर के एंथर को काट दिया और उसकी ओवेरी को बैग, वर्तिकाग्र को क्या कर दिया, बैग कर दिया, पॉलीथीन से बांध दिया और डिजायर्ड नेस्ट के अकॉर्डिंग पोलन ग्रेन लाया और पॉलिनेशन करवाया अपने डिजायर के अकॉर्डिंग। वहां पर जो प्रोजेनी मिली उसे इसने क्या बोला, F1 प्रोजेनी। फिर उसको F1 प्रोजेनी में सेल्फिंग करवाई, तो जो प्रोजेनी मिली उसे बोलते हैं F2 प्रोजेनी। और कैरेक्टर को देखा, देखो इधर पादपों में संकरण करवाने हेतु मेंडल ने एक तकनीक विकसित की जिसे हम विपुंसन या थैलीकरण तकनीक कहते हैं। मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। जिस पादप का प्रयोग मादा की तरह किया जाता है उसके पुतंतुओं को शिशु अवस्था में ही काट दिया, मतलब एंथर फिलामेंट को हटा दिया, इसे बोलते हैं इमेस्कुलेशन, और स्वपरागण ना हो सके इसके लिए ही विपुंसन किया जाता है। विपुंसन पादपों को मेंडल ने एक थैली से बंद कर दिया और इसे हम बोलते हैं बैगिंग या थैलीकरण। अवांछित परागण को रोकने के लिए थैलीकरण किया जाता है। परिपक्व हो जाने पर नर पादप से परागण एकत्र कर विपुंसन पादप पर छिड़क दिए, इससे परागण संपन्न हो जाता है और परागण के उपरांत मादा पुष्प में बीज का निर्माण होता है और इन बीजों से प्राप्त पादपों को मेंडल ने प्रथम संतति या फर्स्ट फिलायल, जिसे हम बोलते हैं फिलियल जनरेशन। बेटा ये पूछ सकते हैं कि F किसको रिप्रेजेंट करता है, याद रखना F किसको रिप्रेजेंट करता है, फिलायल को, ये लिखा हुआ प्रथम संतति पीढ़ी फिलियल प्रोजेनी F1 पीढ़ी कहा जाता है और पादपों में स्वपरागित कराने पर
F2PD मिलती हैं। जो F1PD मिली उसमें स्वपरागण कराया तो हमें क्या मिलती है? F2PD मिलती हैं। अब देखो, इन्होंने एक कैरेक्टर को लेकर यदि संकरण कराए तो इसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो एक जीन की वंशानुगति। मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया, कौन सा? प्लांट की हाइट, और प्लांट की हाइट को हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी, और ड्वार्फनेस को स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, पेरेंट प्लांट लिए हैं, टॉल टॉल डॉर्फ डॉर्फ। इसका जो गैमेट बनेगा वो केवल टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, कौन सा वाला? स्मॉल। अब यहां पर ये इनमें संकरण कराने से हमें मिले ऑल टॉल, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। अब इस F1 में वापस से गैमेट बनाए और इसका फर्टिलाइजेशन किया है, सेल्फ वो करवाया है फर्टिलाइजेशन, तो हमारे पास में टॉल टॉल टॉल, तीन तो हमें टॉल मिले हैं और एक मिला है डॉर्फ। लेकिन ये दो कैसे हैं? ये हाइब्रिड है, ये प्योर है, ये प्योर है। तो फिनोटिपिक रेशियो हमारा आता है 1:3। फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है हमारा? 1:3। एंड जीनोटिपिक रेशियो हमारा क्या आता है? 1:1। 1:1 आता है। यहां पर ये गलत हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटाइप 3, हाँ, जीनोटिपिक रेशियो है 1:1, फिनोटिपिक रेशियो है 3:1, सही है। फिनोटिपिक रेशियो है 3:1, जीनोटिपिक रेशियो क्या है? 1:1। 1:1 होता है अपना, 1:1। यहां पर अब देखो पढ़ते हैं, जब हम एक क्रॉस के में एक समय पर एक किसी एक लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन करते हैं तब इसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? एक समय में एक लक्षण का अध्ययन किया जाए तो इसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मेंडल द्वारा किए गए ऐसे संकरण प्रयोग का उदाहरण लेते हैं, एकल संकरण प्रयोग का उदाहरण लेते हैं जिसमें उन्होंने एक जीन की वंशागति का अध्ययन करने हेतु लंबे व बौने पादपों के बीच क्रॉस कराया। तो यहां पर जो F1 मिला था और इसमें सेल्फिंग कराई तो F2 मिला, और F2 में हमने देखा जीनोटाइप है 1:1 और फिनोटाइप है कि 3:1। अब यहां पर इसके बेसिस पर मेंडल ने क्या किए? लॉ दिए। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बेसिस पर दो लॉ दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर कौन से लॉ दिए। पहला है डोमिनेंस, दूसरा है सेग्रीगेशन। पढ़ते हैं, देखो, एक संकरण प्रयोग अपने प्रेक्षण के आधार बनाकर मेंडल ने इनकी वंशागति संबंधी अपनी समझ के सार रूप के दो सामान्य नियम प्रस्तावित किए। आज इन नियमों की वंशागति के नियमों या सिद्धांतों से संज्ञा दी जाती है। प्रथम नियम प्रभावितता का नियम और द्वितीय नियम है विसंयोजन या सेग्रीगेशन का नियम। जब इसने क्या किया था, F1PD जो मिली थी वो सारे के सारे क्या मिली थी? लंबी मिली थी। तो इसने बोला कि यहां पर स्मॉल टी है, क्या बोला इसने कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इनसे हमें सारे के सारे क्या मिले? ऑल टॉल मिले। ऑल टॉल क्यों मिले भाई? कैपिटल टी ने अपना काम नहीं दिया, तो इसने बोलिया कि भाई जो युग्मक वाला या जो एलील अपना कैरेक्टर शो कर पाता है वही क्या होता है? डोमिनेंट होता है। देखो इधर, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त डिस्क्रीट इकाई द्वारा होते हैं और कारक जोड़ों में होते हैं। यदि कारक जोड़ों में से दो सदस्य असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है, अर्थात एक प्रभावी कारक दूसरे अप्रभावी होता है। और F1 में केवल एक जनक का लक्षण प्रकट होता है, F2 में दोनों जनकों का लक्षण प्रकट होता है। तो प्रभावितता के नियम के द्वारा समझा जा सकता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि F2 में 3:1 अनुपात क्यों पाया गया। दूसरा है विसंयोजन। दूसरा क्या है बेटा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये बोलता है कि जब गैमेट बनते हैं तो प्योरली बनते हैं। कैसे बनते हैं? देखो इधर, इस नियम का आधार सत्य यह है कि एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते, एलील आपस में घुल मिल नहीं पाते और F2PD में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। तो मतलब जो एलील बने थे, ये क्या बने थे? इस तरह से F1, तो इनके गैमेट बने ये वाले और ये वाले, और इनके कारण सेल्फिंग कराने से जो कैपिटल टी तो अपना कैरेक्टर शो कर रहा था लेकिन स्मॉल टी ने भी अपना कैरेक्टर शो किया, तो इसको हम बोलते हैं सेग्रीगेशन। भले ही F1PD में प्रकट नहीं हुआ था किसका? स्मॉल टी का कैरेक्टर, यद्यपि जनकों में दोनों एलील विद्यमान होते हैं। युग्मक बनने के समय कारकों के जोड़े या एलील के सदस्य विसंयोजित हो जाते हैं और युग्मकों को दो में से एक ही कारक प्राप्त होता है।
समयुग्मजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं, जबकि विषम युग्मजी जनकों द्वारा दो प्रकार के युग्मक बनाए जाते हैं। जैसे ये विषम युग्मजी था तो इससे दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिनमें समान अनुपात में एक एक एलील होता है, तो इसको हम सेग्रीगेशन बोलते हैं। प्रभावितता के नियम के दो अपवाद मिलते हैं, एक तो है अपूर्ण प्रभावितता और दूसरा है सह प्रभावितता। अपूर्ण प्रभावितता वह है जिसमें जो दोनों एलील हैं वो अपना प्रभाव नहीं दर्शा पाते, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा है सहप्रभावितता, जिसमें दोनों एलील अपना प्रभाव दर्शा पाते हैं, दोनों कारक अपना प्रभाव आधा आधा 50-50 दर्शा पाते हैं, उसको बोलते हैं सहप्रभावितता। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके और डिटेल में पढ़ेंगे इनको, किसको, इसके अपवाद को। तो यहाँ पर हमारे पास में दो अपवाद किसके थे, प्रभावितता के नियम के। आगे हम लेकर आएंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें जो भी आपको डाउट है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।